हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल यादव स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर 1 का है। तो इस वीडियो में हम रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण की महत्वपूर्ण लॉन्ग और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन को क्लियर करेंगे। तो ये सेशन बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यदि चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि इस तरह का और भी क्वेश्चन आंसर सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। पहला नंबर क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया क्या है। रासायनिक अभिक्रिया क्या है, तो आइए हम जानते हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या है। जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से अभिक्रिया कर अपने से भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, इस घटना को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से अभिक्रिया कर अपने से भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, इस घटना को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी हमारे शरीर में भोजन का पचना क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या का परिवर्तन होता है, उदाहरण सहित लिखें। तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप अवस्था में परिवर्तन होता है। तो आइए अवस्था में परिवर्तन को देखते हैं। मोमबत्ती को जलाने पर मोम द्रव्य में, वाष्प में एवं प्रकाश में परिवर्तन हो जाता है। यानी जब आप मोमबत्ती को जलाइएगा तो वो तो पहले द्रव्य में परिवर्तित होगा, उसके बाद वाष्प में, उसके बाद प्रकाश में परिवर्तित हो जाएगा। चलिए अगला नंबर इसका देखते हैं कि रंग में परिवर्तन। तो रंग में परिवर्तन के लिए पोटेशियम परगामेंट के बैंगनी रंग के विलयन में नींबू निचोड़ने पर उसका रंग बैंगनी रंग नष्ट हो जाता है। यानी पोटेशियम परगामेंट के बैंगनी रंग के विलयन में नींबू निचोड़ने पर उसका बैंगनी रंग क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इसका तीसरा लक्षण है गैस में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन। तो इसका जो होगा, दानेदार जास्ता पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से H2 गैस मुक्त होता है। तो दानेदार जास्ता यानी Zn, उसके बाद तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4। जब आप इसको अभिक्रिया कराइएगा तो ZnSO4 और H2 गैस मुक्त होगा, यानी हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। अगला नंबर इसका जो है ताप में परिवर्तन, यानी ताप में भी इसके कारण परिवर्तन होता है। तो कली चूना के ऊपर जल प्रवाहित करने पर ताप का उत्सर्जन होता है। जब कली चूना के ऊपर आप जल डालिएगा तो उससे ताप का परिवर्तन होगा, यानी उसमें से वाष्प निकलता है। ठीक है, अगला नंबर है क्वेश्चन कि रासायनिक समीकरण क्या है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है रासायनिक समीकरण क्या है। तो रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों एवं प्रतिफलों को उनके संकेतों एवं सूत्रों के रूप में उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। यानी किसी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों एवं प्रतिफलों को उनके संकेतों एवं सूत्रों के रूप में उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण ही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। आइए अगला नंबर क्वेश्चन है चौथा नंबर कि रासायनिक समीकरण को कैसे निरूपित करते हैं, कोई 3 तरीका बताएं। तो रासायनिक समीकरण को निरूपित करने के लिए 3 तरीका हम आपको बताएंगे, काफ़ी ध्यान से इनको देखिएगा। तो पहला नंबर है रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप अभिकारकों एवं प्रतिफलों को क्रमशः समीकरण के बाईं ओर एवं दाईं ओर लिखा जाता है। यानी ये मान लीजिए समीकरण है, तो इसके पहले अभिकारक लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे प्रतिफल लिखेंगे। उसके बाद जो है वो है रासायनिक समीकरण में अभिकारक के बाईं एवं दाईं ओर अभिकारकों एवं प्रतिफलों के मोलों के अनुपात को बताता है। यानी रासायनिक समीकरण में समीकरण के बाईं एवं दाईं ओर अभिकारकों एवं प्रतिफल के मोलों के अनुपात को दर्शाया जाता है। यानी H2 दर्शाया जाएगा या C2 को दर्शाया जाएगा, माने इसके जैसे और भी हो सकते हैं। अगला नंबर जो इसका पार्ट है रासायनिक समीकरण में अभिकारकों के सूत्र के बीच धन चिन्ह दिया जाता है। यानी मान लीजिए यहाँ पे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन को लेना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, H2, यानी यहाँ पे धनायन का चिन्ह दिया जाता है। छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है 5वां नंबर कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, आइए इसके बारे में जान लेते हैं। तो संतुलित रासायनिक समीकरण वह है
जिसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या क्या होती है, समान होती है। तो आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। हाइड्रोजन में यहाँ पे 2 है और क्लोरीन भी 2 है, तो यहाँ पे 2HCl, यानी ये जो समीकरण है ये बराबर है। यहाँ से इससे गुणा करेंगे और इससे इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2H और Cl2, यानी ये समीकरण बिल्कुल ही संतुलित है। आइए असंतुलित रासायनिक समीकरण को देखते हैं। असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? तो असंतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें समीकरण के दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है। तो एग्जाम्पल हो जाएगा इसका हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। तो यहाँ पे जो जल बनेगा, तो हाइड्रोजन तो यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 है। उसके बाद ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, तो ऑक्सीजन केवल यहाँ पे 1 है। तो इसको जब कीजिएगा तो यहाँ पे करना होगा आपको 2H2 और इसके 2H2 यहाँ पे लगाना होगा, तब ये समीकरण संतुलित होगा। फ्रेंड्स, आपको बहुत ही बारीकी से समझाया जाएगा कि संतुलित कैसे किया जाता है समीकरण को। आइए 17 नंबर क्वेश्चन है, रासायनिक समीकरण को क्यों संतुलित किया जाता है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम को बताएं। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना ही क्या कहलाता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो आइए इसके उत्तर को जान लेते हैं। रासायनिक समीकरण को संतुलित इसलिए किया जाता है क्योंकि वह द्रव्यमान संरक्षण के नियम का उल्लंघन न करे। असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करना ही द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहलाता है।